भी इनकम को अगर हमने समझना है, वो डोमेस्टिक इनकम भी हो सकती है और वो नेशनल इनकम भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं रिलेशन टू इनकम। अब ये इनकम जो है, इस इनकम को हम ग्रॉस इनकम भी बोलते हैं और नेट इनकम भी बोलते हैं। तो देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द इनकम। पहले हमने बोला कि इनकम को समझने के लिए हम उसको डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ सकते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इनकम को समझने के लिए हम ग्रॉस या नेट इनकम के तरह से इसको समझ सकते हैं। इस ग्रॉस और नेट को समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत इजी है। इफ यू लुक एट द अकाउंटिंग पार्ट, हमने फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखा होगा इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग और कॉमर्स बैकग्राउंड। तो आपने ये समझा था कि देयर इज अ ट्रेडिंग अकाउंट जिसका नेट आंसर होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और फिर हम एक और अकाउंट बनाते हैं इसी के बाद विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस अकाउंट में सबसे पहली आइटम आ जाएगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एंड देन पीएनएल अकाउंट के अंदर हम बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डालते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हाइपोथेटिकली टेक अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो एक्सपेंस, देयर इज नो एक्सपेंस विच इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सारे एक्सपेंसेस जो यहां पर थे वो डायरेक्ट एक्सपेंस थे और कोई भी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, सिर्फ एक एक्सपेंस है विच इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। तो हम यहां पर डेप्रीसिएशन लिख देंगे। So example में let's say gross profit is 10,000, depreciation is 2,000, कोई और indirect expense है नहीं, कोई और indirect income है नहीं, तो यहां पर net आंसर क्या आ जाएगा? net profit 8,000 रुपए, और ये अकाउंट आप टोटल बैलेंस कर दोगे। अब if you look at the gross profit, if you look at the gross profit and net profit, तो आपको ये ग्रॉस वर्ड और नेट वर्ड समझ आएगा। मैंने ये बोला कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से अगर हम डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। सो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं डेप्रीसिएशन को घटा दूंगा तो मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट। बस अब यहीं पर आप ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस इनकम लिख दो और उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट इनकम। तो हमने ये सीखा कि जो इनकम है उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। फर्क किस चीज का है ग्रॉस और नेट में? फर्क है डेप्रीसिएशन का। एंड आपको डेप्रीसिएशन समझ आ चुकी है इन दी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टॉपिक। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताई थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को हमने एक और नाम से जाना था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और एक और नाम था इसका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो चाहे आप डेप्रीसिएशन नाम दे दो इसको, चाहे रिप्लेसमेंट कॉस्ट नाम दे दो, चाहे इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मान लो, ये एक ही बात है विच इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन का मतलब ये था कि कुछ पीरियड के बाद जो हमारा कैपिटल स्टॉक होता है, कैपिटल गुड्स होते हैं, उसमें वियर एंड टियर आती है, उसकी वैल्यू में इरोजन आती है, वो मशीनरीज, प्लांट, इक्विपमेंट खराब होनी शुरू हो जाती है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो जब हम इनकम को समझेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, तो हम इनकम को ग्रॉस भी बोल सकते हैं और नेट भी बोल सकते हैं। फर्क ये है कि अगर ग्रॉस इनकम में से आप डेप्रीसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसको पढ़ें। फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा डेप्रिशिएट इन वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Depreciation means loss in the value of fixed asset during production. In other words, depreciation is the value of the existing capital goods that has been consumed in the process of producing the output.
fall in the value of asset due to normal wear and tear and expected obsolescence is called consumption of fixed capital और current replacement cost। तो हमें समझ आ गया कि depreciation को consumption of fixed capital भी बोलते हैं और replacement cost भी बोलते हैं। and gross income में से अगर आप depreciation को minus करोगे so you will get the net income and depreciation causes the difference between gross and net concept used in नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना भी तो एक अकाउंट्स का ही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही नेशनल इनकम को भी काउंट किया जाएगा, उसकी भी अकाउंटिंग होगी। और जब भी हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे, डोमेस्टिक इनकम की अकाउंटिंग करेंगे, तो हम ग्रॉस इनकम और नेट इनकम दोनों ही कैलकुलेट करेंगे। और ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में फर्क किस चीज का होगा? डेप्रिसिएशन का, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक का। क्लियर? तो दो कॉन्सेप्ट हम नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम से समझ चुके हैं। एक तीसरा कॉन्सेप्ट हमें और समझना है इन रिलेशन टू इनकम, दैट इज इनकम कैन बी कैलकुलेटेड एट आइदर मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, इनकम को नापने के लिए, इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम इनकम को मार्केट प्राइस पे वैल्यू करेंगे या हम इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको बोला था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं। और प्रोडक्शन किसकी करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की करते हैं। और प्रोडक्शन करने के साथ साथ हमारी एक स्टेज होती है विच इज कॉल्ड इनकम जनरेशन और वैल्यू एडिशन। जैसे ही हमारे गुड्स बनते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो इनकम जनरेट होती है या वैल्यू ऐड होती है। और जितनी भी इनकम जनरेट होती है और वैल्यू ऐड होती है, उस वैल्यू को बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन। यही थे ना 3 फेजेस। इनकम डिस्ट्रीब्यूट किन फॉर्म्स में होती है? इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो ये कुछ 4 तरीकों से आप अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अमंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इनको हम क्या बोलते हैं? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम और फैक्टर कॉस्ट। बिकॉज अल्टीमेटली आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो उसकी आपको कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ेगी, उसकी कीमत अदा तो करनी पड़ेगी। आप लैंड को यूज कर रहे हो, लैंड के बदले आपको रेंट देना पड़ेगा। आप लेबर से काम करवा रहे हो, लेबर को आपको वेजेस, सैलरीज देनी पड़ेगी। आप किसी का पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हो, उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और खुद अगर आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, सारी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज को यूज करके आप बिजनेस कर रहे हो, रिस्क भी उठा रहे हो, तो आपको कुछ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। सो वट एवर इज द फैक्टर इनकम ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, हम उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। यहां तक हम क्लियर है। अब लेटेस्ट से हमने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके हमने कुछ गुड्स बनाए, जिन गुड्स की वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपीज है। अब इस वैल्यू में अगर मैं बोल रहा हूं कि इस वैल्यू में सिर्फ ये 4 आइटम है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, तो ये जो 100 है ये है फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब some goods have been produced of a value of rupees 100 which is its factor cost। तो आप गुड्स को, सर्विसेज को या इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि बाजार में जो ये गुड्स हैं ये 100 रुपए ही आपको मिले। यानी कि एक फैक्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है एट अ फैक्टर कॉस्ट ऑफ रुपीज लेट्स से 100। 100 रुपए पे कोई सामान प्रोड्यूस किया गया है विच इंक्लूड्स 100 रुपए इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, फैक्टर कॉस्ट। पर 100 रुपए में मेरे को एज अ कंज्यूमर या आपको एज अ कस्टमर और कंज्यूमर ये 100 रुपए में गुड्स नहीं मिलते। होता क्या है कि फैक्टर कॉस्ट
जो 100 रुपीज है इसमें ऐड किया जाता है टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए आज की डेट में आप बोल सकते हो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हालांकि और भी होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, पर फॉर दी लिमिटेड एनालिसिस हम इसको जीएसटी बोल देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। तो होता यह है कि एक फैक्ट्री जिसने 100 रुपए का सामान प्रोड्यूस किया है, वैल्यू करती है उसको 100 रुपए पे, पर बाजार में उसको 100 रुपए में बेचा नहीं जाता है। बाजार में उसको बेचने के लिए उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, और ये टैक्स हमें किसने लगाने को कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है। सो गवर्नमेंट ने बोला कि जो तुमने सामान 100 रुपए का बनाया है, इसमें तुमने रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस तो और प्रॉफिट तो काउंट कर लिया। अब एक काम करो, इसमें फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का टैक्स भी लगा दो, और मार्केट में आप इसको 110 रुपए में बेचो। तो ये 110 रुपए क्या होगा, मार्केट का प्राइस होगा। सो देयर इज अ फैक्टर कॉस्ट, there is some indirect tax, and then there is a market price. So किसी भी सामान की फैक्टर कॉस्ट अलग होगी और उसकी मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू अलग होगी, और इन दोनों में अंतर किस चीज का है, टैक्स का। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें तो वी विल गेट मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। और ऐसा हर किसी सामान और हर किसी सर्विस के लिए अगर हम करें, पूरे देश के लेवल पर करें, और जितना भी सामान इंडिया में प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर करें, तो हमारे पास देश की इनकम आ जाएगी दो तरह से। एक, अगर हम सिर्फ इनकम को वैल्यू करें एट फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा अगर हम उसमें इंडायरेक्ट टैक्स जोड़ के मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट करें तो ठीक है। पर इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा भी एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड सब्सिडी। अब ये सब्सिडी क्या होती है इसको समझते हैं। हालांकि ये आप जानते हो, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स करी है, आपको प्रोडक्शन चैप्टर में समझाया होगा। सब्सिडी को ऐसे समझो कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बहुत एसेंशियल कमोडिटी या एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आती है। उसके ऊपर अगर हम और टैक्स लगा दें तो वो कमोडिटी के प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एंड बिकॉज दे आर वेरी एसेंशियल, हर इंसान को वो चाहिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाना तो एक तरह का बर्डन और क्रिएट करना हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए जिसको वो सामान चाहिए होगा। तो सरकार कहती है कि नहीं, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और क्योंकि इन सामानों की कीमत वैसे ही ज्यादा है, वैसे ही इनकी फैक्टर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसको सस्ते में बेचेंगे बाजार में। अब सस्ते में कैसे बेचोगे? सस्ते में बेचने का एक तरीका तो यह कि आप टैक्स मत लगाओ। जब टैक्स नहीं लगाओगे तो जितनी फैक्टर कॉस्ट होगी वही उसकी मार्केट वैल्यू होगी या मार्केट प्राइस होगा। पर इफ द फैक्टर कॉस्ट इज वेरी हाई एंड सम पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट, तो सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी सब्सिडी दे देते हैं उस कस्टमर को। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, इन रिलेशन टू सर्टेन गुड्स लाइक केरोसिन, तो केरोसिन ऑयल होता है, उससे रिलेटेड, या कोई और सामान जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर आता है, हालांकि अब तो थोड़ा उसमें कम हो गया है। तो ये कुछ सामान हैं जिनको एसेंशियल माना जाता है और इनके ऊपर सरकार मान लो टैक्स नहीं लगाती है। पर सरकार इनकी वैल्यू को कम करने के लिए क्या कहती है कि कस्टमर से हम कम पैसे लेंगे और जो पैसे हमने उसके छोड़ दिए हम उसको सब्सिडी मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि फैक्टर कॉस्ट है 100 रुपए उस गुड्स की, जो गुड्स थोड़े एसेंशियल हैं, और मार्केट में आप 100 रुपए में इसको बेच नहीं सकते बिकॉज 100 रुपए बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम छूट दे देंगे, हम सब्सिडाइज कर देंगे, हम इसमें से कुछ पैसा कम लेंगे कस्टमर से। सो लेट अस से 20 रुपए अगर कस्टमर से कम लिए जाएं तो मार्केट में इसकी कीमत कितनी होगी, 80 रुपए। तो ये जो 20 रुपए सरकार ने छोड़ दिए पैसे उस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। सो एक तरह आपने समझा कि फैक्टर कॉस्ट में अगर आप टैक्स जोड़ दो तो मार्केट प्राइस बन जाता है। वैसे ही आप ये समझो कि किसी फैक्टर कॉस्ट में से अगर आप सब्सिडी
घटा दो तो वो भी उसका मार्केट प्राइस बन जाएगा। क्लियर है ना? ये इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज ऑल्सो इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो क्यों ना हम इन दोनों ही चीजों को, इन दोनों ही इक्वेशंस को जोड़कर देखें। हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस बोल सकते हैं। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस, अब आप इसको इकट्ठा क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी सामान को हम उसकी फैक्टर कॉस्ट पे भी वैल्यू कर सकते हैं और उसकी मार्केट प्राइस में भी वैल्यू कर सकते हैं। अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे तो हमारी इनकम फैक्टर कॉस्ट पर आएगी, और अगर हम उसको मार्केट प्राइस पे वैल्यू करेंगे तो हमारी इनकम मार्केट प्राइस पर आएगी। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो अंतर होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का होता है, जिसको हम बोल सकते हैं NIT। अगर फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड करोगे तो आप मार्केट प्राइस पर पहुंच जाओगे। सो एट दिस पॉइंट हम अब पूरे चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। तो बाय कंसोलिडेशन मेरा मतलब है कि हमने इनकम को समझा, और इनकम को हमने 3 तरीके से समझा। एक बार हमने समझा कि इनकम या तो डोमेस्टिक होगी या नेशनल होगी, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। फिर हमने बोला इनकम या तो ग्रॉस होगी या इनकम नेट होगी, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम। और फिर अब हमने समझा इनकम या तो वैल्यू की जाएगी फैक्टर कॉस्ट पर या वैल्यू की जाएगी उसकी मार्केट प्राइस पर। सो इनकम से रिलेटेड हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। इनकम कैन बी डोमेस्टिक और नेशनल, इनकम कैन बी ग्रॉस और नेट, इनकम कैन बी वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब इन रिलेशन टू द नेशनल इनकम या देश की इनकम जब हम काउंट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे वेरिएंट्स आएंगे। अब इन वेरिएंट्स को हम किस तरह से लिखेंगे और इनमें क्या डिफरेंस होगा, इसके लिए हमारे को कुछ मूवमेंट्स समझनी है, हमें कुछ मूवमेंट्स समझनी है। और ये मूवमेंट्स कितनी है? 3। बहुत क्लियरली, बहुत इजीली हम इन 3 मूवमेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट मूवमेंट है कि अगर डोमेस्टिक से हमें नेशनल इनकम पर पहुंचना है तो हमें क्या करना है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में हमने किस चीज का अंतर देखा था? NFIA का, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड का। तो अगर मैं डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दूं तो मैं नेशनल इनकम पर पहुंच जाऊंगा। सो दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट जो आपको समझनी है। सो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम पता है और आपको नेट इनकम पर पहुंचना है तो आपको क्या करना है? NFIA को ऐड करना है। सर उल्टा भी चलेगा? ये बिल्कुल। अगर मुझे नेशनल से वापस डोमेस्टिक पर आना है तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? तो नेशनल में अगर मैं NFIA माइनस कर दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? डोमेस्टिक इनकम पे। सो डोमेस्टिक टू नेशनल इनकम और नेशनल बैक टू डोमेस्टिक इनकम को मूव करने के लिए हमें किसको एडजस्ट करना है? NFIA को एडजस्ट करना है। NFIA एक बार अगर आप ऐड करोगे डोमेस्टिक में तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी, और अगर आप नेशनल में से NFIA को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट डोमेस्टिक इनकम। सेकेंड मूवमेंट जो हमें समझनी है वो है ग्रॉस टू नेट की और नेट टू ग्रॉस। तो हमने पढ़ा था कि एक होती है ग्रॉस इनकम और एक होती है नेट इनकम। तो ग्रॉस इनकम से आप नेट इनकम में कैसे पहुंचते हो? ग्रॉस और नेट का फर्क होता है डेप्रिसिएशन का। तो अगर ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो यू विल गेट द नेट इनकम। ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो तो आप नेट इनकम पर पहुंचते हो। तो अगर मुझे नेट इनकम से वापस आना है ग्रॉस पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उल्टा, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो ग्रॉस पे आ जाएंगे। सो ग्रॉस इनकम टू नेट इनकम, नेट इनकम टू ग्रॉस इनकम,
किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डेप्रिसिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? देन देयर इज अ थर्ड मूवमेंट विच इज फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो मुझे क्या करना है? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं एनआईटी को ऐड करूंगा तो आई विल गेट मार्केट प्राइस, यानी कि इनकम अगर फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यूड है, अगर उसमें मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूं तो आई विल गेट द इनकम वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। क्या सर ये उल्टा भी चलता है मूवमेंट? यस, अगर मैं मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस कर दूं तो मेरे पास फैक्टर इनकम आ जाएगी या इनकम वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। So these are the three movements you should understand. डोमेस्टिक टू नेशनल, नेशनल टू डोमेस्टिक, दोनों में फर्क एनएफआईए का। डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी, नेशनल इनकम में से एनएफआईए माइनस करोगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट इनकम आ जाएगी, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे तो ग्रॉस इनकम आ जाएगी। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस एंड मार्केट प्राइस बैक टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस करोगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब वो जो हमने वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम समझना है तो वो वेरिएंट कितने हैं? 8 वेरिएंट है। कैसे हैं ये मैं आपके सामने अभी बना के दिखाता हूं आपको। हमने बोला था कि जो इनकम है वो डोमेस्टिक भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है। वही इनकम ग्रॉस भी हो सकती है, नेट भी हो सकती है, और इनकम को आप मेजर या वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पर भी कर सकते हो और मार्केट प्राइस पर भी कर सकते हो। अब इन्हीं से रिलेटेड मुझे कुछ इनके सिंबल्स चाहिए या एब्रिविएशंस चाहिए या इनिशियल्स यूज करते हैं। डोमेस्टिक को हम डी से डिनोट करेंगे, नेशनल को हम एन से डिनोट करेंगे, ग्रॉस को हम जी से, नेट को एन से, फैक्टर कॉस्ट को एफ सी, मार्केट प्राइस को एमपी। ठीक है, अब वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या इनकम एट नेशनल और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, तो वेरिएंट कितने? 8। पहला वेरिएंट, पहले वेरिएंट को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। सेकंड, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस। थर्ड, ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। फोर्थ, ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ये 4 वेरिएंट हुए। नेक्स्ट, फिफ्थ, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। सिक्स्थ, नेट डोमेस्टिक इनकम at market price. Then seventh, net national income at factor cost. And last, net national income at market price. तो ये 8 वेरिएंट्स हमें समझने हैं और ये 8 वेरिएंट्स की अभी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इन सभी को। तो फर्स्ट वेरिएंट है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट।
हम इनके जो एब्रीवेशंस हैं या जो इसके इनिशियल्स हैं उनको यूज करते हैं। ग्रॉस के लिए हम बोलते हैं ग्रॉस इज जी, डोमेस्टिक इनकम इज डी, और इनकम वर्ड के लिए हम यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट को हम इसके पैरों में या इसके फुट नोट में लिखेंगे ऐसे। तो जीडीपी एफसी को हम कैसे पढ़ेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम अगेन जीडीपी वैल्यूड एट एमपी मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जीडीपी वैल्यूड एट एफसी और वैल्यूड एट एमपी। ऐसे ही अगला आप पढ़ सकते हो ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनपी, नेशनल के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एन, और इनकम को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जीएनपी एफसी बिकॉज ये फैक्टर कॉस्ट है। अगेन ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनपी एमपी। देन नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट मीन्स एन टीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एमपी, नेट नेशनल इनकम एनएनपी एफसी, नेट नेशनल इनकम एनएनपी एमपी। तो ये हैं हमारे 8 वेरिएंट्स जिनकी मूवमेंट या जिनकी कैलकुलेशंस हमारे को क्वेश्चंस में दी जा सकती हैं। और इसको समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इनको पढ़ते कैसे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ? अब जरूरी नहीं है कि ये 8 के 8 वेरिएंट्स हमारे को एक ही सवाल में निकालने हों, पर यह जरूरी है कि कोई एक वेरिएंट हमको दिया हो और उससे हमें बाकी वेरिएंट्स निकालने के लिए बोला जाए। फॉर एग्जाम्पल, और इसको समझना बहुत ही सिंपल है, अगर क्वेश्चन में हमें दिया है जीडीपी एफसी, दिस इज गिवन, ये चीज मान लो क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज एक वेरिएंट तो आपको पता ही होगा पक्का क्वेश्चन में। जीडीपी एफसी अगर गिवन है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट एनडीपी एफसी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दिया? जीडीपी एफसी, और क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा? एनडीपी एफसी। तो पहले तो हमें यह देखना है कि हमें वो 3 मूवमेंट्स में से कौन सी मूवमेंट को यूज करना है। उसको समझने के लिए आप मेरे साथ साथ कंसंट्रेट करो इन वर्ड्स के ऊपर और चेक करो जो हमें दिया है और जो हमें चाहिए उसमें कौन सी मूवमेंट ही रह गई है। ये है ग्रॉस और ये है नेट। हम ग्रॉस वैल्यू पर हैं, ग्रॉस वैल्यू हमारे पास है और हमें ग्रॉस से कहां जाना है? नेट पर। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमने क्या बोला था कि ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन घटा दो तो आप नेट पर पहुंच जाओगे। अगर ग्रॉस से आप डेप्रिसिएशन घटा दो तो आप नेट पर पहुंच जाओगे। यही तो करना है हमारे को। सो व्हाट वी विल डू इज, हमारे पास जो वैल्यू है जीडीपीएफसी, ये वैल्यू हमें गिवन है, इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हम किस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे? एनडीपीएफसी, जो वैल्यू हमको चाहिए थी। एक ही मूवमेंट यूज होनी थी। कौन सी मूवमेंट यूज होनी थी यहां पर? क्योंकि ये है ग्रॉस और हमें चाहिए नेट, तो हमें ग्रॉस टू नेट की मूवमेंट करनी थी। और ग्रॉस टू नेट की मूवमेंट का मतलब है जो चीज गिवन है उसमें से हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो हम पहुंच जाएंगे जो चीज हमको चाहिए। और बाकी की मूवमेंट्स देखो, ये है डोमेस्टिक, ये है डोमेस्टिक, इसमें तो कोई अंतर नहीं है।
और ये है फैक्टर कॉस्ट और ये भी है फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो 3 मूवमेंट्स थी, ग्रॉस टू नेट, डोमेस्टिक टू नेशनल, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, और इनकी 3 ऑपोजिट। ठीक है, 3 मूवमेंट। तो यहां पर आपको इस सवाल में चेक करना कि आपकी कौन सी मूवमेंट है। एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। हमें क्वेश्चन में गिवन है NNPFC और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है GNPMP। हमें दिया है NNPFC और हमें चाहिए क्या, GNPMP। तो सबसे पहले तो आपने मूवमेंट कंसिडर करनी है। ये है नेट और ये है ग्रॉस। तो इसका मतलब हमें नेट से ग्रॉस पर जाना है। नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए हमें क्या करना होता है, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, तो जाकर हम ग्रॉस पर पहुंच जाएंगे। हमें क्या करना है, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। ठीक है, सो दिस नेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस, जो हमको चाहिए। आगे बढ़ते हैं मूवमेंट्स में। ये है नेशनल एंड दिस इज नेशनल, देयर इज नो डिफरेंस। हमें नेशनल दिया है और हमें नेशनल ही चाहिए। ये है FC और ये है MP। इसका मतलब एक और मूवमेंट है, FC से MP पर भी जाना है। इसी सवाल के अंदर 2 मूवमेंट्स, कोई बात नहीं, 3 मूवमेंट्स होंगी मैक्सिमम। तो FC से MP पर जाने के लिए क्या करते हैं हम, FC में ऐड करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम पहुंच जाएंगे MP पर। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है NNPFC और हमें पहुंचना है GNPMP में, तो हमें 2 एडजस्टमेंट्स करनी है जो हमने आइडेंटिफाई कर ली। हमें क्या करना है, ये 2 काम करने हैं। हमें ऐड करनी है डेप्रीसिएशन और हमें ऐड करना है NIT, तो हम पहुंच जाएंगे GNPMP में। एक बार समझो, हमारे पास नेट था, हमने इस नेट में जब ये डेप्रीसिएशन को ऐड किया तो हम इस ग्रॉस पर पहुंच गए। हमने जब नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो हम ग्रॉस पर पहुंच गए। और उसके बाद हमारे पास यहां पर FC था और इस FC में जब हमने NIT को ऐड किया तो हम MP पर पहुंच गए। सो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड मूवमेंट। ये दोनों ही मूवमेंट हमने अपने इस गिवन क्वेश्चन के पार्ट पे लगाई और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर GNPMP मिल गया। क्लियर हुआ? एक और मूवमेंट कर सकते हैं हम। हमें गिवन है GDPFC, ये गिवन है और हमें जो निकालना है, फाइंड आउट करना है, वो है NNPMP। कोई बात नहीं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें हमें कितनी मूवमेंट चाहिए। ये है ग्रॉस और ये है नेट, तो हमें ग्रॉस से नेट पर जाने की मूवमेंट चाहिए। देन ये है डोमेस्टिक और ये है नेशनल, तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने की मूवमेंट चाहिए। और ये है FC एंड दिस इज MP, तो हमें FC से MP पर जाने की भी एक मूवमेंट चाहिए। सो हम सॉल्व करते हैं। जो गिवन है GDPFC, उसमें 3 मूवमेंट्स करने के बाद हमें मिलेगा NNPMP। मूवमेंट नंबर 1, ग्रॉस टू नेट जाने के लिए ऐड करते हैं कि लेस करते हैं डेप्रिसिएशन? सर ऐड नहीं, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम यहां कर देते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए ऐड करते हैं NFIA, तो ऐड कर देते हैं NFIA। और FC से MP जाने के लिए हम ऐड करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे ही आप ये 3 मूवमेंट्स करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर को चेक कैसे करते हैं, ये थी ग्रॉस और हमें जाना था नेट पर, तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन ग्रॉस में से माइनस कर दी, पहली मूवमेंट। सेकंड, ये है डोमेस्टिक, हमें जाना था नेशनल पर, तो हमने क्या किया, डोमेस्टिक में NFIA को ऐड कर दिया, सेकंड मूवमेंट। और फिर है थर्ड, ये है FC, हमें जाना था MP पर, तो हमने NIT FC में ऐड किया, थर्ड मूवमेंट। सो यूजिंग दीज 3 मूवमेंट्स
आप किसी भी एक वेरिएंट से बचे हुए 7 वेरिएंट्स पर ट्रांसफर हो सकते हो या उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो।